बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरे इमेजिंग सिस्टम पे डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सीटी इमेजिंग सिस्टम। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम में जो बुनियादी तीन पार्ट थे उसके कंसोल, एक्सरे ट्यूब और हाई वोल्टेज जनरेटर था। सीटी में भी ये सब मौजूद है, लेकिन सीटी के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो है गैंट्री, कंप्यूटर एंड कंसोल। तो हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस जो है प्राइमरी मेमोरी और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का होना है। माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को हमने सॉल्व करना होता है, तो इसमें एक प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं होता, प्रोसेसर की एरे इस्तेमाल होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर इसमें एक साथ काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोसेसर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि रिकंस्ट्रक्शन टाइम जो कि इमेजिंग के एंड से लेके इमेज के शो होने का टाइम है उसको मिनिमम रखा जा सके। दूसरे नंबर पे है कंसोल। एक्सरे की तरह इसके भी वही फंक्शन है जो कि केवीपी को कंट्रोल करना और एमएएस को कंट्रोल करना, लेकिन इसमें हाई पावर मशीन यूज़ होती है, इसलिए इसकी केवी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मशीन भी 400 mA इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन एक्सरे ट्यूब 1 मिनट लगातार तक भी इरेडिएट कर सकती है। तो इसके कंसोल एक नहीं होते, काफ़ी सारे कंसोल इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एक कंसोल में हम इमेज बना सकते हैं, दूसरे कंसोल में हम उसको पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, तीसरे कंसोल को फिजिशियन भी यूज़ कर सकता है अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो कंसोल के फंक्शन में आता है केवी, एमए वगैरह को सिलेक्ट करना, टेबल जो पेशेंट काउच है उसकी मूवमेंट को सिलेक्ट करना, स्लाइस थिकनेस वगैरह को कंट्रोल करना, जो कि नॉर्मल अक्सर 0.5 से 5 mm होती है। इससे कम भी हो सकती है, हम अब्डोमिनल में 5 mm से ज़्यादा भी रख सकते हैं। इमेज की ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल करना, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, रिकंस्ट्रक्शन टाइम, इमेज को सैजिटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स इमेजिंग में हासिल करना, ये सारा कुछ कंसोल से हासिल होता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है गैंट्री। ये एक बड़ा सा इंक्लोजर है जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर एरे और हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं। वैसे इसके पार्ट में पेशेंट काउच भी शामिल है। अगर हम एक्सरे ट्यूब की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी ट्यूब है कन्वेंशनल एक्सरे से, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली इरेडिएट करना पड़ता है, अप टू 60 सेकंड तक भी जा सकती है। तो इस दौरान हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हीट को डिसिपेट करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और रोटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें जो एनोड है वो भी काफ़ी थिक होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसमें एक बड़ा मसला होता है फोकल स्पॉट की हीट को कंट्रोल करना। मुख्तलिफ एल्गोरिदम के ज़रिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। एल्गोरिदम मतलब सॉफ्टवेयर। तो उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये कंसोल से ऑटोमेटिकली ही एमए और केवी को उस हिसाब से सेट कर देते हैं कि फ़ोकल स्पॉट को कोई नुकसान ना हो। फ़ोकल स्पॉट अप टू 0.6 mm का होता है, तकरीबन 1.5 तक भी जा सकता है। तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और उसको क्रैक नहीं होना चाहिए। एनोड की डिस्क बहुत ज़्यादा थिक होती है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए कूलिंग भी चाहिए होती है। तो एक जो नई मशीन है किसी कंपनी ने बनाई है, वो इस पूरे सिस्टम को, मतलब कैथोड, एनोड, एक्सरे ट्यूब को ऑयल में ही मर्ज कर देते हैं, तो फिर इस तरह उसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक्सरे ट्यूब को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि वो कम से कम भी 50,000 एक्सपोजर तक एक्सपोज कर सके। ये एक्सरे की एक नॉर्मल लाइफ है। गैंट्री के अंदर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिटेक्टर एरे। जो अर्ली सीटी मशीन्स थी उनमें सिंगल डिटेक्टर यूज़ होता था, जो फर्स्ट जनरेशन थी। सेकंड जनरेशन में कुछ ज़्यादा थे, फैन बीम होती थी उसमें, और 5 से लेकर 30 तक डिटेक्टर्स होते थे। लेकिन जो नई मशीनें हैं उनमें लाखों की तादाद में डिटेक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि एक्सरेज़ को डिटेक्ट करके उनको फ़ोटो सिग्नल बनाते हैं। उधर से फिर कंप्यूटर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना के कंसोल के ज़रिए वो फिर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाते हैं। जो अर्ली डिटेक्टर्स थे वो सोडियम आयोडाइड और बिस्मथ जर्मनेट के बने होते थे, लेकिन जो आजकल जदीद हैं वो हैं कैडमियम टंगस्टेट के, और उनमें स्पेशल सेरामिक्स मिक्स की हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, सिंटिलेशन टाइप के हैं। पहले गैस फील्ड यूज़ होते थे, अब सिंटिलेशन है,
और इनकी पेशेंट डोज बहुत कम है, इनकी डिटेक्टिव एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो इमेजिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है और कंट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है। कन्वेंशनल एक्सरे में एक कोलीमेटर यूज़ होता था जो कि प्री पेशेंट कोलीमेटर है, जबकि सीटी में दो कोलीमेटर यूज़ होते हैं, प्री पेशेंट कोलीमेटर और दूसरा प्री डिटेक्टर कोलीमेटर। प्री पेशेंट कोलीमेटर पेशेंट डोज को कम करता है, स्कैटर रेडिएशन को कम करता है, जबकि प्री डिटेक्टर स्कैटर रेडिएशन को कम करता है, कंट्रास्ट बहुत अच्छा कर देता है और स्लाइस थिकनेस भी इसी से हम डिफ़ाइन करते हैं। कि प्री पेशेंट डिटेक्टर की एक सैम्पल डायग्राम है और ये प्री डिटेक्टर की सैम्पल डायग्राम है। इसमें एक्सरे बीम जो है वो तकरीबन पैरेलल हो जाती है और यही हमारा मकसद है ताकि स्कैटर ना हो। सीटी इमेजिंग सिस्टम में हाई वोल्टेज जनरेटर गैंट्री के अंदर ही फिट होता है, इसलिए उसकी शेप भी स्पेशल होती है जो उसको गैंट्री के अंदर फिट करा देती है और ये हाई एनर्जी होता है तकरीबन 50 किलोवाट तक का। इसके बाद पेशेंट काउच है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम पेशेंट की पोजीशनिंग और पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये काफ़ी मज़बूत होनी चाहिए ताकि पेशेंट कोई अगर हैवी पेशेंट आ जाए तो टूट ना जाए, और इसको कार्बन फाइबर का या ऐसे एलिमेंट का बना होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास नंबर काफ़ी कम हो ताकि वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब ना कर सके, अटेनुएट ना कर सके, बल्कि गुजरने दे, पास करने दे। अच्छा, और इसकी मूवमेंट को भी स्मूथ होना चाहिए, ये ना हो कि 1 सेकंड चले फिर 1 सेकंड रुक जाए, फिर 1 सेकंड चले फिर 1 सेकंड रुक जाए। इस तरह हो सकता है कि हम बॉडी का कोई टिश्यू जस्ट लाइक ब्रेन का एमआरआई करें तो उसका हम एक टिश्यू डबल एक्सपोज कर दें और एक टिश्यू ऑल टुगेदर हम बिल्कुल मिस ही कर दें, तो ये ऐसा पॉसिबल है। तो इसकी पेशेंट की काउच को कंसोल से इंडेक्स होना चाहिए, जितना हम कंसोल से उसको मूवमेंट कराएं उतना ही इसको मूव करना चाहिए। स्पाइरल सीटी में स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसी की वजह से ही स्पाइरल सीटी पॉसिबल हुआ है, वरना तो बहुत लंबी लंबी केबल चाहिए हों और बार बार सीटी की रोटेटिंग मशीन को पॉज करना पड़े, रोकना पड़े, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़े। जबकि स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि एक्सरे की जो अंदर डिटेक्टर एरे है और एक्सरे की जो ट्यूब है वो कंटिन्यूसली मूव कर सके। इसमें दो रिंग इस्तेमाल होते हैं, एक सिंपल रिंग है उसके अंदर ग्रूव्स होती हैं, जबकि जो दूसरा रिंग है उसके ऊपर ब्रश लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो डिटेक्टर से जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो कंटिन्यूसली ब्रशेस के ज़रिए मूव करता होता हमारे कंसोल से दोबारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर पे शो हो जाते हैं।